हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन श्री क्लासेस। दिस इज़ सुशील कुमार। हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने श्री क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका पोसो सीरीज चल रहा है उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट आपको विद डिटेल अंडरस्टैंडिंग के साथ में बताए जा रहे हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट आपके हर एक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम्स हो, चाहे यूपीएससी सीसेट का एग्ज़ाम हो, और डीएलएड का भी एग्ज़ाम उसमें कवर हो सकता है। डीएलएड का जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है उसमें मैथमेटिक्स पेपर आता है, वो एग्ज़ाम भी कवर हो सकता है। सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ योर सेल्फ। सो डू कंप्लीट दैट पोसो सीरीज फॉर योर क्रैकिंग ऑल द एग्जामिनेशन एंड डू शेयर टू योर फ्रेंड्स। सो हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने श्री क्लास में। और आज आपका प्रारंभ बैच का पार्ट ए हम क्या खत्म करेंगे। आज जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था उसको हम पढ़ रहे हैं, but you have to share this session. Firstly, I want to inform all of yourselves, if you are new on this platform, then please do subscribe this channel and do share to your friends, ताकि हम आप सभी को वो जेन्युइन और ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट का क्लास अवेलेबल करा पाएँ, आपकी नोटिफिकेशन में पहुंचा सकें। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको हर एक क्लास का मिलता रहेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्लास को अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाना है। दूसरी बात, और आपको सब्सक्राइब कर लेना है यदि आप तक नए हैं तो। और दूसरी बात आपको बता दूं कि जो भी क्लासेस प्रीवियसली डन हो चुकी हैं, जो भी प्रीवियसली क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, उनको जाके आप कवर कर लीजिए। वो क्लासेस आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन क्लासेस के बिना आपका बेसिक नहीं बन पाएगा। यदि आपका बेसिक नहीं बन पाएगा तो आप फिर कैसे सॉल्व करेंगे आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनमें आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो मिलेंगे वो आपके बेसिक टू एडवांस लेवल मिलेंगे। यानी कि बेसिक का आपका पता ही नहीं है, यानी जो आपका जड़ है, यानी कि जहाँ से ओरिजिन होता है क्लास की, जहाँ से चैप्टर का ओरिजिन होता है। ट्रिग्नोमेट्री मान लीजिए हमने पढ़ा है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने स्टार्ट किया ओरिजिन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, मैंने आपका उत्पत्ति उसकी बताई, तो वह आपको कहाँ मिलेगा, वह आपको बीच में नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जाके अगर आपने अब तक पिछली क्लासेस को नहीं कवर किया है तो उसको कवर कर लीजिए। बहुत ही अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट बताया गया है उसमें, और यह आशा करता हूँ कि आप सभी को क्लासेस काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग इन अ वे ऑफ स्टडी, नॉट फॉर एंटरटेनिंग। इफ़ यू आर गोइंग टू एंटरटेन देन यू डू नॉट एंटर एनी क्लास, यू डू एंटर एनी कॉमेडी सेशन। ठीक है, ये कॉमेडी सेशन नहीं है, आपको एक यहाँ पर एक ऑथेंटिक और जेन्युइन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी फाउंडेशन बनाने में मदद करेगा, काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो हम बात करें आपके हर एक एग्जाम्स के लिए, लाइक एनडीए, ठीक है, एयरफोर्स XY ग्रुप, नेवी SSR AA, एंड इवन इन IIT JEE मेन और एडवांस में ये काफ़ी फाउंडेशन प्ले करने वाला है। ठीक है, तो फाउंडेशन आपका बेहद मजबूत बन जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिससे कि आप हर एक एग्जाम्स को कवर कर पाएंगे। तो हम चलते हैं आपकी क्लास की तरफ, और आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो पेन और कॉपी मोड में बैठना है। जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाया जा रहा है वो कॉन्सेप्ट आप सॉल्व करते रहिए। सो दैट इज़ द रियली way to study. It's not a way to you are watching this session only and you are getting that you have studied 2 or 3 hours. It's not failing यार। आपको पता है कि क्लासेस देखी जा सकती हैं, इट मीन्स यू आर गेटिंग एंटरटेनमेंट ऑफ द क्लासेस। यू आर नॉट हार्ड वर्किंग, यू आर नॉट रोलिंग डाउन योर पेन। आप पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं उनको साथ में लगाने का प्रयास कीजिए। अदरवाइज इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देन यू डू सॉल्व क्वेश्चन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। आप अगर कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब आप क्लास के साथ में हमारे साथ में आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में उसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। दिस इज़ अ वे, दिस इज़ अ ओरिजिनल वे टू स्टडी। यही एक सबसे अच्छा और सबसे सुगम मार्ग, या फिर यूँ कह लीजिए कि जो कि आपका एक ओरिजिनल वे है स्टडी करने का। तो आपको क्लासेस के दौरान इंटरप्ट नहीं होना है, उससे पहले ही सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक ये बात पहुंचाइए। यहाँ पर ऑफलाइन बैचेस भी चलते हैं, सो दिस टाइम दैट ऑफलाइन बैचेस इज ऑफ ड्यू टू हैविंग द विंटर वेकेशन। सो after some time here all the classes would be continue, so you have to complete the session. If you are unable to reach here in offline classes, then you do attempt all the online classes. I am assuring yourself that if you will cover all the sessions that I am conducting ongoing future and that I have conducted in previous days, then you will have no need of any other coaching, then you will have no need any other classes.
मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि आपको कोई भी अदर क्लासेस की ज़रूरत करने की पड़ेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको वो कॉन्सेप्ट, वो क्या कहते हैं ना कि पूरा निचोड़ दिया जा रहा है, कि जो निचोड़ आपको कहीं आप मेहनत करके ज़्यादा तभी पा सकते हैं या फिर पेड बैच में मिल सकता है। ओनली सिर्फ आपको पेड बैच में ये कॉन्सेप्ट मिल सकता है, ऐसा कॉन्सेप्ट। सो आपको सारे क्लासेस को शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना है। जो भी नीडी फ्रेंड्स हैं, जितना ही क्लासेस को शेयर करेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और हमारा कॉन्फिडेंस जब बूस्ट होगा तो हम क्या कर पाएंगे, आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट डिलीवर कर पाएंगे। तो चलते हैं क्लासेस की तरफ और आपको सॉल्व कराते हैं जो भी क्वेश्चंस बचे थे, जो भी क्वेश्चंस होमवर्क में दिए आ रहे हैं। सबसे पहले आई वांट टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ योरसेल्व्स दैट यू शुड टू जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल @3 classes by SK। सो ये टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आप हर एक क्लासेस के लिए अपडेट पाते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन होता है यहाँ पर दिया जाता है, और कुछ भी अपडेट होता है तो यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आपका क्या है, @3 classes by SK, @3 classes by SK। This is your Telegram channel name. You have to join this. You have to search on Telegram and you will able to join this Telegram channel। ऐसे ही सर्च करना है आपको, ठीक है। 3 classes के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, यहाँ पर बाई के बीच में गैप रहेगा, फिर यहाँ पर गैप रहेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आपकी क्लासेस की तरफ और आपको सॉल्व कराते हैं सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट। और मैं एक चीज़ फिर से बता देना चाहता हूँ, यदि आप नए हैं अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक यह कॉन्सेप्ट जरूर पहुँच पाए जो अधूरे रह गए हैं अब तक, जो अनेबल है टू फाइंड दिस कॉन्सेप्ट। दीज आर द बेसिक टू एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट विच विल बिल्ड यू द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्फिडेंस फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। सो एक्चुअली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पर पढ़ाता हूँ। अब ये मत सोचिए कि मैं एक हिसाब से कि बस ऐसे ही आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है बस आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कॉन्सिक्वेंट वे में क्लासेस अवेलेबल मिल रही हैं आपको। बस आपको क्या करना है, पेन और कॉपी उठाना और लग जाना है, ठीक है। तो चलते हैं। अब आपको कौन सा चैप्टर आपका चल रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है आपका, त्रिकोणमितीय फलन। हिंदी में अगर बात करें तो त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, जो कि आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, अब तक पढ़ा होगा साइन कॉस टैन कॉट, ये सब क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन ही होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आप डाल लीजिए, यदि आपने हेडिंग नहीं डाला हो। यदि आप इस क्लास से इंटर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप शांति बनाकर पेन और कॉपी मोड में बैठिए, आपको समझ में आएगा, ये 100% एश्योरेंस है, ठीक है। यदि आपके बेसिक कुछ सही होंगे तो। और दूसरी बात, यदि आपके कुछ बेसिक नॉर्म सही नहीं है तो आप क्या कीजिए, प्रीवियस क्लासेस में जाइए, पिछले क्लासेस को कवर कीजिए। उसके बाद में उसका तरीका क्या है, अगर आप पिछले क्लासेस को कवर करते जाएंगे तो आगे की क्लासेस भी चलती चली जाएंगी, तो आपका पीछे आगे छूटता चला जाएगा। उसके लिए क्या करना है आपको, जो भी क्लासेस आगे कंटिन्यू हो रही हैं उनको लगातार देखते रहना, और प्रीवियस क्लासेस जो बची हुई हैं, 14 क्लासेस, लगभग 14 क्लासेस हो चुकी हैं या फिर 13 क्लासेस, उनको जाके एक बाई एक के कवर करते रहिए। तो आप एक दिन आएगा कि यहाँ से यहाँ तक आप कवर कर जाएंगे और जो आगे चल रहा है उसको भी करते रहेंगे। सो दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, आगे देखिए, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डाल लीजिए आप हेडिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन अभी बता रहा हूँ, सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आपके, ध्यान से समझिए, ये जो भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट है क्लास, ये किसी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के नज़रिए से या फिर किसी भी अदर एग्जामिनेशन के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमितीय फलन, हिंदी वाले भाई साहब, त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, वह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिनको किसी भी त्रिभुज के या किसी भी ज्योमेट्री के नॉर्म्स को, यानी ज्योमेट्री के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, वैल्यू होते हैं, यानी उनका मेजर्स होता है, उनको रेशियो में दिखाने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ किया जाता है। या किसी भी एंगल को सेपरेट करके, यानी कि रेडियंस या फिर डिग्री में अच्छे तरीके से दिखाने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ किया जाता है। उनको आप बेसिक तरीके से समझ पाएंगे आगे चलकर। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन हेडिंग डालिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। त्रिकोणमितीय फलन हेडिंग डालिए अभी।
तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड कीजिए। वैल्यूज़ आज मैं गूगल्स लगा के पढ़ा रहा हूँ, देखिए सही लग रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड कीजिए। वैल्यूज़ क्या हैं आपके, थोड़ा सा मुझे ऑड लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ। तो वैल्यूज़ क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, तो उनके सारे वैल्यूज़ देखिए लिमिटेड वैल्यूज़ होती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 30 पे या 0 डिग्री पे है ना, 45 डिग्री पे और 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, इन्हीं पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ पता की जाती है, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज़ जो पॉइंट में होती हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 31 डिग्री 32 डिग्री, ये सब क्या है आपके मतलब फाइंड तो किया जा सकता है बट आपके अनलर्नेबल है, यानी कि याद नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज़ पता करते हैं आपको। यहाँ पर तो बाकी बहुत ज़्यादा मतलब लेंथी दिया गया है, ठीक है। आपको सिर्फ मैंने आपको एक पाई चार्ट बना के बताया था, आपको एक ग्राफ बनाया था और बताया था कि एक सर्कल अगर आप ले लीजिए, ठीक है, अगर आप सर्कल ले लीजिए तो सर्कल में आप क्या कीजिए, यदि एक सर्कल ड्रा कीजिए, ठीक है। सर्किल में अगर आप ध्यान से देखिए, सर्किल में अगर आप एक सेंटर है मान लीजिए और कोई भी वैसे इसको आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा, क्लास 9th में पढ़ा होगा, बट यहाँ आपको फिर से पता करनी है सारी वैल्यूज़। तो अगर ये सर्किल होगा, ठीक है, यहाँ से कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा की जा रही हैं, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, और यहाँ पर ओरिजिन है आपका, सेंटर है, और अगर इसका रेडियस कितना है 1 यूनिट है, अगर रेडियस 1 यूनिट है, मैंने ये प्रीवियस क्लास में आपको बताया, ठीक है, रेडियस 1 यूनिट है, यानी एक मात्रक है, मात्रक मीटर या फिर जो भी हो, सेंटीमीटर हो, 1 यूनिट लिया गया है, ठीक है, मेजरमेंट में। तो यहाँ पर अगर आपको π/6 की वैल्यू फाइंड करनी है, π/3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंगल कितना ले सकते हैं, π/6 ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैंने आपको बताया है कि क्लॉकवाइज में जब कोई भी एंगल जब क्लॉकवाइज में नापा जाता है तो वो क्या होता है, निगेटिव होता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज में नापा जाता है क्लॉकवाइज, और जब एंटी क्लॉकवाइज नापा जाता है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हमने π/6 ले लिया, तो यहाँ से आपने यहाँ पर क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, ये 1 यूनिट हो गया, ठीक है, ये 1 यूनिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका, π/6 है, तो हाँ, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, अब साइन π/6 की वैल्यू निकालिए, साइन π/6, तो आपको पता है कि साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू किस में होती है आपको पता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, इसको कुछ मान लीजिए, कोई भी डायमेंशन मान लीजिए, एम मान लीजिए इसको, और ये क्या मान लीजिए, पी मान लीजिए, तो पी एम अपॉन क्या हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा। तो पी एम कितना है आपको नहीं पता है ना, पी एम आपको नहीं पता है, तो पी एम एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ये भी 1 यूनिट हो जाएगा, मान लीजिए पी एम कितना है, π/6 है ना, तो पी एम ही रहने दीजिए। ओ पी कितना है आपका, 1 यूनिट है, ओ पी कितना है, 1 यूनिट है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट है, लेकिन यहाँ पर ओ एम कितना हो जाएगा, ओ एम कितना होगा आपका, ठीक है, ओ एम, तो अब देखिए यहाँ पर, तो अब देखिए यहाँ पर क्या था, मैंने ये माना, देखिए ये अगर π/6 हो गया, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है ऐसे, और एक एंगल आपको पता है, 2 एंगल पता है, क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है ये 90 होगा, और ये π/6 हो गया, और π/6 का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री, तो ये 30 हो गया, ये 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, कितना होगा, 60 होगा, 60 मतलब सॉरी, ये कितना हो गया, π/6, ठीक है, तो ये 30 हो गया,
90 हो गया, और 120 यानी ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तभी 180 होगा। तो 60 को क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। तो ये एंगल कितना है, π/6 है। तो यहाँ से इसके अपोजिट साइड वाला इसका लेंथ कितना हो जाएगा, √3/1, √3/, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √3/2। और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड वाला 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो PM की लेंथ कितनी हो गई, 1/2 हो गई, और फिर OM की लेंथ कितनी हो गई, √3/2। बात समझ में आ गया आपको। देखिए इसको समझने को कोई ज़्यादा मतलब नेसेसिटी नहीं है, मैं आपको जो बताऊंगा वैल्यूज़ उसको समझने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बस आपको एक्सप्लेनेशन बताया था कि सारे वैल्यूज़ कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो sin π/6 की वैल्यू, PM की वैल्यू कितनी आ रही है, PM की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, और OP की वैल्यू कितनी है, OP की वैल्यू 1 है। तो 1/2/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यानी sin 30 की वैल्यू कितनी आ गई, sin 30 कहिए, sin 30 कहिए या फिर sin π/6 कहिए, sin 30 कहिए या sin π/6 कहिए, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है, ठीक है। बात समझ में आ गया आपको। आगे चलिए, यहाँ पर sin π/3 की वैल्यू फाइंड कीजिए, sin π/3 की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो sin π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर लंब और कट ये हो गया 1/2, यानी √3/2 ही आएगा, कितना आएगा, √3/2। अब अगर हम बात करें sin π/3 को लिख सकते हैं sin 60, sin π/3 को लिख सकते हैं sin 60। तो sin 60 और sin π/3 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2, कितनी आ गई, √3/2। और cos sin 30 की वैल्यू 1/2, ध्यान से देखिए, sin 30 या sin π/6 की वैल्यू 1/2, sin 30 या sin π/6 की वैल्यू, sin π/6 मतलब sin 30, पाई मतलब 180, 180 पाई बराबर 180 रेडियन, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, माफ कीजिएगा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 6 से डिवाइड करेंगे 180 को, कितना आएगा, 30 आएगा। तो यानी 30 साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, तो साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। बात समझ में आएगा आपको। तो ये हो गया वैल्यूज़ कहाँ से आती थी, अब आपको बता दिया गया। अब आपको हम बताने जा रहे हैं सारी वैल्यूज कॉन्क्लूड फॉर्म में, सारी वैल्यूज़ को कैसे कॉन्क्लूड फॉर्म में टेबल बना के लिखते हैं। शायद आपको पता होगा, यदि नहीं पता है तो आप समझ लीजिए, यदि आपको पता है पहले से, यदि आप जानते हैं तो उनको धैर्य बनाकर आसानी से उनको एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, रिवाइज कर लीजिए एक बार फिर से। फिर बाकी देखिए, हमें बेसिक टू एडवांस लेवल जाना है ना, बात समझ रहे हैं आप। यानी आपको उन बच्चों को भी साथ में लेकर चलना है जो बच्चे थोड़ा सा जिनका बेसिक अभी फाउंडेशन उतना मजबूत नहीं है, ठीक है, उनको भी समझ में आना चाहिए सारी चीज़ें। और अब आपको इधर क्या चलेगा, देखिए ध्यान से। अब एक फॉर्म में क्या ले लीजिए, एंगल ले लीजिए, और एक फॉर्म में क्या लीजिए आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। और मैं एक बात और आपको अवेयर करा देना चाहता हूँ कि जो भी क्लासेस हो रही हैं CBSE और UP पैटर्न, दोनों पैटर्न के लिए है। यदि आप किस भी पैटर्न से पढ़ रहे हैं, जिस भी पैटर्न से पढ़ रहे हैं, उसमें आपको हर हाल में क्लासेस आपको मिल रही हैं, उनको कवर कीजिए, ठीक है। ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल है। ये भैया हमारे बस की बात नहीं है, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। तो क्लासेस को कवर करते रहिए। और देखिए एंगल, इधर कितना एंगल कितना ले रहे हैं आप, इधर एंगल कितना ले रहे हैं आप, ये लिखेंगे। और इधर क्या लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे, और ये आपको डिवाइड कर दीजिए इसको। ऐसे आप टेबल बनाइए,
ठीक है, ये होगा आपका टेबल। यहाँ पर आपको वैल्यूज लिखनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू लिखनी है, यानी पहले साइन आता है आपका, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, सेक एंड अगेन कॉस सेक। ठीक है, अब एंगल्स कितना होना चाहिए, ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ओनली, यहाँ पर एंगल नहीं लिखा गया है, आप बात समझिए ध्यान से। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस, ये क्या है आपके सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, यहाँ पर एंगल नहीं लिखा गया है। एंगल लिखने के लिए आपको अभी आगे यहाँ पर ऊपर दिखाया गया है एंगल, कितने एंगल पर कौन सी वैल्यू हमें मिलेगी, ये आपको आगे ऊपर लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या बताया गया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको बताया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर कौन सा सबसे पहले कौन सी ले लीजिए, 0 डिग्री ले लीजिए, 0 डिग्री को 0 ही रेडियन कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में 0 के बाद 30 मिलता है आपको, 30 पे आप फाइंड कर सकते हैं 30 डिग्री, और 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, मैं इसको रेडियन में और डिग्री में दोनों में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, आप बात समझिए ध्यान से। 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/6, क्यों 180/6, 6 3 18, यानी कि इसको लिख सकते हैं 30 डिग्री। 45 डिग्री को π/4 लिखते हैं, 45 डिग्री को π/4, यानी 45 में 4 आ रहा है तो π/4 समझ जाइए ऐसे। फिर 60 डिग्री को π/3, ध्यान से समझिए, इन दोनों को याद करने के लिए कंफ्यूज होते हैं बच्चे अक्सर। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते नहीं, लिखते हैं। तो कैसे, यहाँ पर 30 डिग्री आ रहा है तो नीचे 6 आएगा, यानी बड़े संख्या से डिवाइड करेंगे तो छोटी संख्या निकल कर आएगी। यहाँ पर 60 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब किसी भी वैल्यूज को छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तभी तो 60 निकल कर आएगा, बड़ी संख्या। इसका मतलब 60 कब मिलेगा, जब π/3 होगा तब। 30 कब मिलेगा, जब π/6 होगा तब। बात समझ में आएगा आपको। और 90 डिग्री को लिख सकते हैं π/2, आपको पता ही 180/2 यानी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इन सारी वैल्यूज पे साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सारी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। विद इन अ मिनट यू कैन फाइंड दिस, you have to attention here, after some time we will get the magic how to solve these values। ध्यान से समझिए, ब्लू मार्कर देखिए, यहाँ पर क्या ले लीजिए आप, कौन सी संख्या ले लीजिए, ध्यान से समझिए। यहाँ पर कौन सी संख्या ले सकते हैं आप, 4 ले लीजिए। ठीक है, सबसे नीचे क्या ले लीजिए, 4, ध्यान से देखिए, 4 ले लीजिए, फिर 4 लिखिए, कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, लेकिन आपको 4 लेना है। ठीक है, 4 4 4। अब आपको क्या करना है, 4 4 आपने लिख लिया चारों तरफ। ठीक है, ध्यान से समझिए इस बात को। ये है वैल्यूज, आपको मैं कोई बस जो लेगेसी चली आ रही है, परंपरा चला रहा है, उस वैल्यूज पे नहीं बता रहा हूँ कि हाँ ऐसे फाइंड करते हैं 4 4 से, बस मैं आपको एज अ थोड़ा सा वो बता दे रहा हूँ कि कैसे फाइंड करना है, वे बता दे रहा हूँ। बाकी आपको सारी वैल्यूज़ मैंने कैसे फाइंड करते हैं, वैल्यूज़ कहाँ से निकल कर आती हैं, कहाँ से ओरिजिनेशन होता है इनका, कहाँ से जनरेट होती है, वो वैल्यूज़ मैंने आपको पिछले सेशन में सारे बता दिए हैं। ठीक है, कवर करा दिया है। बात समझ में आ गई आपको। जो भी बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो ऑफलाइन की बैचेस आने वाले सेशन में स्टार्ट हो रही हैं। इफ़ यू आर एबल टू रीच हियर देन यू कैन रीच एंड यू कैन ज्वाइन द क्लासेस। ओके, इफ़ यू आर अनेबल टू रीच हियर, you are unable to arrive here, you can watch this session online and you can grasp the knowledge within very short time and with a very authentic session। बात समझ में आएगा आपको। और दूसरी बात, अपने फ्रेंड्स तक जरूर इस क्लास शेयर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम्स के लिए। ध्यान से समझिए ये सारी वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। साइन यहाँ पर आपने क्या लिख लिया, 4 4 लिख लिया। अब इसको किससे डिवाइड कराइए, 0 ऊपर लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिखिए, 1 लिखिए, यहाँ पर क्या लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 4। बात समझ में आएगा आपको। फिर अंडर रूट लगा दीजिए, सब पर क्या लगा दीजिए, अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट। तो 0/4 करेंगे तो 0/4 इसका मतलब 4 0 जा 0, यानी कितना आएगा, 0 आएगा। कुछ महारथी होते हैं, कुछ हमारे इंजीनियर साहब होते हैं, वो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत ही मतलब लॉटर टाइप का, लॉफ्टर जो होते हैं ना कहते हैं हमारे इंजीनियर साहब कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा 0, तो क्या करेंगे, नीचे मान लीजिए 400 लिखा है, तो हमारे इंजीनियर साहब कैसे सॉल्व करेंगे, वो क्या करते हैं भाई साहब, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसका आंसर आएगा 1/40। लो आ गया आंसर। ऐसे ही तो होता है। बताइए, 0/400 लिखा है तो इसका मतलब 0 से 0 आपने कैंसिल कर दिया, 1/40 आंसर आ जाएगा, है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट,
फिर क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कितना लिखा है 900 बटा 0, तो एक 0 से 0 कैंसिल, 90 आंसर आ गया। ये हमारे इंजीनियर साहब कभी कभी ऐसे हरकतें करते हैं तो हमें काफ़ी हंसी आती है ये सुनकर कि जब आप लोग ऐसे करेंगे तो फिर आगे आने वाली जनरेशन कैसे करेगी। बात समझिए ध्यान से, ये ऐसे नहीं सॉल्व किया जाता है, आपको पता है ये चीज़ें। यहाँ पर सिर्फ 0 लिखा है, इट मीन्स you are dividing by the sum number to 0. It means what you will get the number 0. फिर से यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि यदि किसी भी संख्या के ऊपर डिनोमिनेटर में समथिंग कुछ लिखा है, डिनोमिनेटर में कुछ लिखा है और न्यूमिनेटर में कुछ लिखा है 0, डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यूज लिखी है, मान लीजिए -1 -2, 0 के सिवाय कोई और वैल्यू लिखी है, मान लीजिए हमने 7 लिख दिया, तो 0/7 का मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक, अगर कोई भी न्यूमिनेटर में कोई वैल्यू लिखी है, न्यूमिनेटर में कोई वैल्यू लिखी है और नीचे 0 लिखा है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। बात समझ में आ गया आपको। तो यानी कि अगर डिनोमिनेटर में 0 मिला तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट, और अगर न्यूमिनेटर में यानी अंश में 0 मिला तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब आज ये बात समझ लीजिए कान खोलकर आप, बात समझ में आ गया आपको। तो ऐसी हरकतें नहीं कर रही हैं आपको जो अभी मैंने बताया है, ठीक है। अब देखिए, हाँ यहां पर 0/4 लिखा है, मैंने अभी बताया आपको, न्यूमिनेटर में कोई भी वैल्यू लिखी है क्या, 0, और डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा हो, आंसर कितना आएगा, 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ठीक, फिर आप क्या कीजिए, ध्यान से देखिए, अभी आपको साइन देखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, साइन। साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन क्या कीजिए 30, तो साइन 30 यानी π/6, और π/6 को 1/4 का सॉल्यूशन निकालेंगे, 1/4 अंडर रूट में है, 1/4 का अंडर रूट में यानी अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, कितना आएगा, 1/2 आएगा, प्लस माइनस 1/2। कोई भी वैल्यू रूट से निकलती है, एक बात मैं और बता दूं आपको, कोई भी वैल्यू अगर रूट से बाहर निकल रही है, बात समझिए ध्यान से, जैसे कि जब दुल्हन आती है तो उसका घूंटा जब उठाया जाता है तो उसको कुछ मुंह दिखाई दिया जाता है ना, बात समझ में आ गया आपको, कुछ मुंह दिखाई देंगे आप। उसी तरीके से जब कोई भी वैल्यू अंडर रूट से निकलेगी तो वहां पर दो वैल्यूज निकल कर आती हैं, प्लस और माइनस, यानी 1/1 का रूट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 का रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वैल्यूज रूट से निकल कर आई है, इसका मतलब प्लस और माइनस में होंगी, इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं 1/2 और कामा -1/2। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ ही रही ध्यान से। काफ़ी छोटी हरकतें जो कि आप गलत करते हैं, ठीक है, तो इनको आप ध्यान में रखिए, अपने खोपड़ी में बसा कर रखिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप इन्हीं वैल्यूज़ को गलत कर देते हैं जो कि आपको आती रहती है, वैल्यूज़ आपको पहले से पता होती है, लेकिन आप फिर भी गलत कर जाते हैं। तो इनको आप केयर कंसर्न में रहिए, ठीक है, इनके साथ में, ठीक है, गलतियां नहीं करनी है। अब देखिए ध्यान से, क्या कि यहाँ पर 1/4 लिखा है तो कितना आएगा, जनरली आप कितना लिखेंगे, अभी तो फिलहाल के लिए लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, आगे चलकर जब आप रेंज निकालेंगे तो रेंज के लिए आप -1/2 और +1/2 रखेंगे। अभी क्या लिखिए, 1/2 लिखिए, कितना लिखिए, 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई, साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब साइन 45 की वैल्यू √2/4 लिखा है, क्या लिखा है, √2/4। इट मीन्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 बचा और अंडर रूट में बचा। तो 1 का रूट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 का रूट कितना हो जाएगा, √2 ही रहेगा। 2 का रूट डेसिमल में आएगा तो उसको आप डेसिमल में रहने दीजिए, ऐसे √2 लिख दीजिए। बात समझ में आ गया आपको। फिर क्या आया आपको, √3/4 दिखा, तो √3 यानी 3 का रूट 1.732 होता है, तो पॉइंट में तो लाना नहीं है वैल्यूज। 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, तो इसकी वैल्यूज कितनी होती है, +- √3 + 1/2, ठीक है। फिर 4/4 लिखा है, इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा भाई साहब बताइए, 4/4 लिखा है, इसका मतलब 1 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 का रूट कितना आएगा, 1 आएगा, इसकी वैल्यूज भी +-1, 1 होता है, ठीक है। तो साइन 0 से लेकर साइन 90 तक अगर आप गए तो आपने क्या देखा, वैल्यूज कहां से गई, 0 से लेकर 1 तक गई। यानी कि अगर आप नंबर लाइन ड्रा करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और पीछे -1 -2 -3, ठीक है, -1 -2 -3,
ये नंबर लाइन हो गया। अगर हम नंबर लाइन का ग्राफ प्लॉट करें तो आपको क्या मिलेगा, साइन 0 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है और साइन 1 तक जाती है, यानी मैक्सिमम वैल्यूज कितनी आती है 1 तक। उसके बाद अगर आप सॉल्व करेंगे साइन 120 पर निकालेंगे, वैल्यूज इसी के बीच में फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगी। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है +1, और साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन की मिनिमम वैल्यू 0 ना, साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। क्यों, अभी आपने जब यहाँ से रूट से वैल्यू निकाला 4/4 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और 1 का रूट करेंगे तो कितना आएगा +-1 आएगा। इसका मतलब +1 आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, और यहाँ पर क्या है 0 तो बीच में आएगा, -1 काफी छोटा है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी होती है साइन की, साइन की मिनिमम वैल्यू -1, साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1। तो साइन का रेंज कितना हो गया, जैसे कहते हैं ना कि आपका रेंज कितना है, कितने रेंज में आप खेल सकते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो रेंज कितना है साइन का बताइए, -1 टू +1, -1 टू +1। बात समझ में आ गया। साइन की मैक्सिमम वैल्यू -1, साइन की मिनिमम वैल्यू, साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1, साइन की मिनिमम वैल्यू -1। और जैसे ऐसे तो ग्राफ होता है साइन का, साइन नीचे शुरू होता है यहाँ से जाता है, यानी मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 1 तक, और नीचे मिनिमम -1 तक, बीच में आएगा तो 0, और इधर चल रहेगा तो हमसे नहीं मतलब है, ठीक है। ये 1/2 क्या है, आधा है, यानी 1 से छोटा है। 1/√2 तो 1 से छोटा वैसे भी हो जाएगा। √3/2 भी छोटा है 1 से, ठीक। क्यों छोटा है, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 होता है। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, जो कि क्या है 2 से छोटा है कि बड़ा है, 2 से छोटा है। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 से छोटी वैल्यू जब आप डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी है और न्यूमिनेटर में वैल्यू छोटी है, तो बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा। जब कोई भी वैल्यू अंश में बड़ी लिखी हो, हर में छोटी लिखी हो, तब वैल्यू कितनी आती है 1 से बड़ी आती है। अंश में बड़ा लिखा है, 5 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.2825 आएगा, है ना, 1.25 आएगा। लेकिन अगर आप 4 को डिवाइड करेंगे 5 से, इसका मतलब 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो 1 से छोटी वैल्यू कब आती है, जब आपकी वैल्यू न्यूमिनेटर में बड़ी हो, डिनोमिनेटर में छोटी हो, और 1 से बड़ी वैल्यू कब आती है, न्यूमिनेटर में छोटी हो, डिनोमिनेटर में बड़ी होगी, तब 1 से छोटी वैल्यू आएगी। और 1 से बड़ी वैल्यू कब आती है, जब न्यूमिनेटर में बड़ी हो, डिनोमिनेटर में छोटी हो, यानी अंश में बड़ा हर में छोटा, 1 से बड़ी वैल्यू मिलेगी, अंश में छोटा हर में बड़ा, 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर कितना हो गया 1 हो गया। अब क्या करना है, अब आपको कुछ करना नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या कि आपको यहाँ पर, अब आपने देखा कि मैंने बस यहाँ पर सिर्फ आपको टेबल नहीं बताया सॉल्व करना, बहुत सारी अदर इंफॉर्मेशन भी बताई है जो कि आपकी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक जो है यहाँ पर ऐसे क्रॉस तिरछा गुणा कराना है, बस तिरछा तिरछा आपको सब कुछ कराना है, आपको मिल जाएगा। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, सारी चीज़ें पजल टाइप की न लगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब आप क्या कीजिए, ये जो वैल्यूज़ हैं 1, इनको इधर लाइए, यानी 1 यहाँ पर लिख दीजिए, फिर √3/2 यहाँ पर लिख दीजिए, √3/2 यहाँ पर लिख दीजिए। ट्रांसफ़र करना है, जैसे कि आप सर, मान लीजिए सर को पूरब की दिशा में रख कर सो रहे थे, पैर आपका किधर होगा, पश्चिम की दिशा में होगा। हो सकता है कि आपका पैर उत्तर की दिशा में हो, है ना, क्योंकि बहुत लोग ऐसे सोते भी हैं, ऐसे करके। कैसे सोते हैं पता है, ऐसे सोएंगे तो ऐसे पड़े हुए हैं कुंभकर्ण की तरह, ऐसे यूँ ऐसे सोते हैं। या फिर इनका पैर किधर होता है, तो दोनों तरफ होता है ना, वो कभी ऐसे ऐसे पलटेंगे। मैक्सिमम लोग ऐसे ही सोते हैं ना, पता है। मान लीजिए कि आप ऐसे ना सो के, ठीक है, ऐसे सो रहे हैं, हॉरिजेंटली आप सो रहे हैं, यानी कि आप सीधा सीधा सो रहे हैं, ठीक है। तो आपका सर अगर ईस्ट डायरेक्शन में है तो पैर ऑब्वियसली वेस्ट डायरेक्शन में होगा। सर आपका अगर पूरब की दिशा में है तो ऑब्वियसली है कि पैर आपका पश्चिम की दिशा में होगा। तो अब आपको क्या करना है, अपना सर पश्चिम की दिशा में कर लेना है और पैर पूरब की दिशा में कर लेना है। बात समझ में आई आपको, यानी सर आपको पश्चिम की दिशा में कर लेना है और पैर किधर हो जाएगा आपका, ऑब्वियसली है कि ईस्ट की तरफ हो जाएगा। यानी सर किधर होगा, वेस्ट हो गया, पैर किधर हो गया, ईस्ट हो गया। तो आप क्या पाएंगे बताइए भाई साहब, पेट कहाँ रहेगा, पेट की जो नाभि होती है, नाभि मिड पॉइंट होता है ना। अगर कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास, जब हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। कोई भी व्यक्ति, जब आपको देखा होगा सर्कस में, आपने देखा होगा
कि सर्कस में कोई भी व्यक्ति एक पतली सी रस्सी पे खड़ा हो जाता है। क्यों? वो अपना सेंटर ऑफ मास पे खड़े हो, मतलब वो व्यक्ति अपने सेंटर ऑफ मास पे खड़ा हो जाता है। सेंटर ऑफ मास मतलब वो होता है, वो बिंदु होता है जहां पर उस बॉडी का सारा वेट फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए मार्कर लिए हैं, ठीक है, ये मार्कर अगर हम ऐसे ले रहे हैं तो इस मार्कर मैं ऐसे जगह पे फिक्स करूं कि ये मार्कर का जो बैलेंस है वो बराबर हो जाए दोनों तरफ, और बीच में मैं सिर्फ एक सुई पर ही इस मार्कर को रोक सकता हूं। एक सुई पर, मात्र एक सुई पर रोका जा सकता है। बट यू हैव टू पुट दैट निडल ऑन द सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आ गया? उस निडल को, सुई को सेंटर ऑफ मास पे फिक्स करना होगा। सेंटर ऑफ मास समझ में आ गया, यानी कि द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। आपका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है? मनुष्य का द्रव्यमान केंद्र उसकी नाभि होती है, उसको ठोड़ी बोलते हैं, जिसको आप शुद्ध भाषा में, ठीक है, हिंदी भाषा में तो नाभि, शुद्ध हिंदी भाषा में नाभि बोलते हैं, उसके नाभि पर होता है, ठीक है। नाभि पर सेंटर ऑफ मास होता है। मान लीजिए आपने सर आपका किस डायरेक्शन में था? ईस्ट में था। पैर था वेस्ट डायरेक्शन में, सर ईस्ट में था, पैर वेस्ट में था। अब आपने सर वेस्ट में कर लिया और पैर ईस्ट में कर लिया, तो नाभि तो हमेशा बीच में ही रहेगी। बीच में नाभि जैसे थी वैसे ही रहेगी। बात समझ में गया? जिस जहां पर नाभि थी आपकी वहीं पर रहेगी, ठीक है। अगर आपने आगे पीछे अपने आप को नहीं किया तो उसी तरीके से मैंने क्या किया, इसका सर जो था इधर कर दिया, पैर इधर कर दिया, तो जो बीच वाला था, बीच वाला कौन सी वैल्यू थी? बीच वाली वैल्यू थी 1/√2, तो 1/√2 ऐसे रह जाएगा। बात समझ में आ गया आपको? 1/√2 कैसे रह जाएगा? सेम टू सेम रह जाएगा, ठीक है, रहने दीजिए अभी, ठीक है। 1/√2 ऐसे सेम टू सेम रह जाएगा। ये 1/2 इधर चला आएगा और 0 इधर चला आएगा। अब जो साइन 0 की वैल्यू होती थी वो साइन 90 की वैल्यू हो गई, कॉस 90 की वैल्यू हो गई, और जो साइन 90 की वैल्यू होती थी वो कॉस 0 की वैल्यू हो गई। ये बात समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब tan की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे भाई साहब? बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपको एक फार्मूला मैंने बताया था, एक आइडेंटिटी बताई थी, क्या कि tan बराबर होता है साइन बटा कॉस। तो साइन की जो वैल्यू आ रही है, अगर आप tan 0 की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए, tan 0 की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो tan 0 बराबर लिखिए साइन 0 अपान कॉस 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है बताइए? 0 है। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 0/1 करेंगे कितना आएगा बताइए? 0/1 करेंगे कितना आएगा? 0 आएगा। तो tan 0 की वैल्यू 0, और साइन 30 की वैल्यू, अब देखिए ध्यान से देखिए, कुछ करना नहीं है आपको। क्या करना है? आपको पता है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो tan 30 बराबर साइन 30 बटे कॉस 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्यों? क्योंकि यह चला जाएगा आपका नीचे और ये ऊपर जाएगा, यानी कि 2 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 1/√3 बचेगा। क्या बचेगा? 1/√3 बचेगा। नहीं समझ में आया? यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा और ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा। बाहर का गुणा बाहर से, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे ही रहेगा और √3 नीचे रहेगा। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा, कुछ नहीं आएगा पागल। 1/√2 को 1/√2 से सेम टू सेम मैंने डिवाइड कर दिया, 10/10 कितना आएगा? 1 आएगा। उसी तरीके से 1/√2 को 1/√2 को डिवाइड किया मैंने दोनों को, म्यूचुअली टू कितना आया? 1 आया। √3/2 को 1/√2 से डिवाइड कर, 1/2 से डिवाइड किए कितना आएगा? √3/2 को डिवाइड कीजिए 1/2 से, यानी कि 2 का गुणा कितना होगा? डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, कितना बचेगा? ये देखिए, ये इधर गया और ये इधर गया, तो ये ऊपर चला गया 2 और एक 2 नीचे, तो ऊपर नीचे कितना हो जाएगा? कैंसिल। बचेगा क्या? ऊपर सिर्फ बचेगा। क्या बचेगा बताइए? बताइए कितना बचेगा? अरे भैया गधे, तुम्हें नहीं पता है कि √3/2 को डिवाइड कीजिए 1/2 से, कितना आएगा? 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला गया, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या? √3 बचेगा। अब 1/0 से डिवाइड कीजिए, 1/0 कितना आएगा? 1/0 इनडिटर्मिनेट आएगा, अपरिभाषित आएगा, ठीक है। तो अपरिभाषित आ गया। अब आपको पता है कॉट क्या होता है? कॉट आपको पता है क्या होता है? बस जो आपने साइन और कॉस के बीच में किया था, सर और गोड़ को पलट अलट पलट कर दिया था, सर और पैर को पलट अलट कर दिया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी करना है। तो इनफाइनाइट को आप यहाँ लिख दीजिए, √3 को यहाँ पर लिख दीजिए, 1 तो बीच में रहेगा, ना भी है, 1/√3 इधर लिख दीजिए और 0 इधर लिख दीजिए। बात समझ में आएगा आपको? बस देखिए फ्रेंड, कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है, उसके कारण क्लासेस थोड़ी सी लैग हो जाती हैं, ध्यान से समझिए बात को।
सेक की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो सेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है सेक बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, 1/cos थीटा। तो जो कॉस है उसको वैल्यू पलट दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो कॉस की वैल्यू मिली है उसको 1/1 कर देना है। 1/1 करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1/1 करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1/√3/2 करेंगे, 1/√3/2 करेंगे कितना आएगा बताइए, 2/√3 आएगा। क्या आएगा, 2/√3 आएगा। बात समझिए, √3/2 को पलटेंगे भैया, पलट जाओ, सर का ऊपर, ऊपर का सर कर लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, 2/√3। 1/√2 को पलटेंगे कितना आएगा, √2 आएगा। इधर नहीं देखा जाता है, हाँ पढ़ा नहीं जाता ना। फिर इसको पलटेंगे तो कितना आएगा, 1/2 को पलटेंगे कितना आएगा बताइए वैल्यू, 1/0 करेंगे कितना आएगा, इनफाइनाइट। फिर अब आप क्या कीजिए, बस वही तरीका अपना लीजिए जो आप साइन में करते थे, कॉस में चले आए, उसी तरीके से इनफाइनाइट यहाँ पर लिख दीजिए, 2 यहाँ पर लिख दीजिए, √2 यहाँ पर लिख दीजिए, और 2/√3 यहाँ पर लिख दीजिए, 1 यहाँ पर लिख दीजिए। बस ये सारी वैल्यूज आपको पता चल गई, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, देखिए यहाँ आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। अगर नहीं विश्वास पड़ रहा तो आप निकाल लीजिए, 1/1 करेंगे 1 आएगा, इसको पलटेंगे इतना आएगा, इसको पलटेंगे इतना आएगा, इसको पलटेंगे इतना आएगा। बस कॉसेक क्या होता है, कॉसेक आपको पता है कि कॉसेक बराबर 1/sin होता है। तो चाहे कॉसेक निकाल लीजिए, फिर उसके बाद में सर का पैर पर का सर कर दीजिए, बात कॉसेक निकल आएगा। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज थे, मैंने आपको बता दिया। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। और मैं आशा करता हूँ कि सारी जो क्लासेस हुई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। और बस कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने के बाद में हम आ जाएंगे आपके लेवल 1 पर और लेवल 2 पर, ठीक है। जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराएंगे। तो क्वेश्चंस करने से पहले देखिए कितना प्रयास करना पड़ता है आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप हर एक एग्ज़ाम को अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी एबल हो जाएंगे। एलिजिबल तो रहते ही हैं लेकिन एबल हो जाएंगे, बात समझिए ध्यान से। तो आपको क्या करना है, बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। इफ़ यू आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट वेरी अमेजिंगली एंड वेरी यू कैन से in a very good manner, then you can solve all the questions that you will face। जितने भी क्वेश्चंस आपको अपीयर हो रहे हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट के बेसिक्स पता होने चाहिए कि कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आता है। तो इसी आशा के साथ में, और मैं यह आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिएगा, कैसे समझाया वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए। और इसी आशा के साथ में अब हम आपसे विदा लेते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यह आशा करते हैं कि आप क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए और अपने हर फ्रेंड्स तक पहुंचाइए जो भी फ्रेंड्स आपके प्रिपेयर हो रहे हैं कोई भी एग्जामिनेशन के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। क्लास पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और इफ़ यू आर न्यू इवन नाउ देन प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर योर फ्रेंड्स एंड आई विल मीट यू वी विल मीट in the next session. So till that time, thanks a lot. Jai Hind, Namaskar.